हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर मुनिंद्राज क्लासेस पे आपको आज मैं फिजिक्स 12th की फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और यहाँ पे सबसे पहले अगर हम 12th की फिजिक्स के बारे में बात करें तो 12th की फिजिक्स को दो भागों में बांट दिया गया। बेटा सबसे पहले अगर फिजिक्स की बात करें 12th की फिजिक्स को दो भागों में बांट दिया गया है। तो हम सबसे पहले अगर बात करते हैं फिजिक्स की तो एक आपकी 12th की फिजिक्स है फिजिक्स फर्स्ट और दूसरी है फिजिक्स सेकेंड। अगर फिजिक्स फर्स्ट की बात करें तो फिजिक्स फर्स्ट में आपका जो विद्युत के चैप्टर रखे गए हैं और जो फिजिक्स सेकेंड है उसमें आपका प्रकाश आता है। अब यहाँ पर बेटा क्या है ना कि यहाँ पे विद्युत के भी कितने पार्ट किए गए हैं, 3 पार्ट किए गए हैं। सबसे पहले जो चैप्टर है वो है बेटा स्थिर आवेश के। किसके हैं? स्थिर आवेश के। यानी हम जो भी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्थिर आवेश के बारे में। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सेकंड टॉपिक इसका जो रहेगा, यानी जो सेकंड बाद वाले चैप्टर हैं उनके बारे में अगर बात करें तो वो आपके हो जाएंगे गतिमान आवेश। कैसा होगा? गतिमान आवेश। उसके बाद जो तीसरा है यानी जो लास्ट है फिजिक्स फर्स्ट का जो लास्ट रहेगा वो होगा त्वरित गति से गतिमान आवेश। 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 गतिमान आवेश इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें भी कुछ प्रकाश के बारे में बात करें तो प्रकाश को भी दो भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहले प्रकाश को माना गया है, प्रकाश को किरण मानकर पढ़ते हैं बेटा, प्रकाश को किरण मानकर पढ़ते हैं। उसके बाद हम प्रकाश को तरंग मानकर पढ़ते हैं, प्रकाश को तरंग मानकर पढ़ते हैं। तो हम जब लाइट को पढ़ाएंगे तो लाइट के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत। अब विद्युत के बारे में पढ़ रहे हैं तो विद्युत में जो पहला है वो स्थिर आवेश है, उसके बाद गतिमान आवेश है, उसके बाद त्वरित गति से गतिमान आवेश है। तो अगर हम विद्युत में स्थिर आवेश के बारे में बात करें तो जो आपका स्थिर आवेश है उसके विषय में जब भी हम बात करेंगे तो स्थिर आवेश सिर्फ और सिर्फ आपका वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। क्या उत्पन्न कर सकता है? वैद्युत क्षेत्र। और ये अक्सर पूछा भी जाता है कि स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। उसके बाद अगर हम बात करें गतिमान आवेश की, किसकी बात करें? गतिमान आवेश की। तो अगर आवेश आपका गतिमान है, गतिमान आवेश का मतलब है बेटा एक समान चाल से गतिमान है। कैसी? एक समान चाल से। इसका मतलब ये है कि ना तो उसके वेग में वृद्धि हो रही है ना तो उसके वेग में कमी हो रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आवेश अगर 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है तो वो 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ही चलेगा। समझ में आया? अब यहां पर अगर हम बात करें गतिमान आवेश तो गतिमान आवेश आपका उत्पन्न करता है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र और प्लस में चुंबकीय क्षेत्र। बेटा क्या उत्पन्न कर देता है? चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन जब त्वरित गति से आवेश के बारे में बात करते हैं तो फिर ये क्या उत्पन्न करता है? त्वरित गति से अगर आवेश चल रहा है तो ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। और उसके बाद आपका वैद्युत चुंबकीय और फिर आता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे अर्थात हम कह सकते हैं EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इतना समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि भौतिक विज्ञान की 2 शाखाएं हैं 12th में। पहली जो विद्युत है, दूसरा आपका प्रकाश है। हम आपको विद्युत पहले पढ़ाएंगे। तो विद्युत के बारे में जब बात करें तो विद्युत को भी 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करें तो स्थिर आवेश, उसके बाद गतिमान आवेश, फिर त्वरित गति से गतिमान आवेश। फिर अगर हम बात करें स्थिर आवेश तो बेटा जब हम स्थिर आवेश को पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में अध्ययन करेंगे? वैद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। जब त्वरित गतिमान आवेश के बारे में पढ़ेंगे
तो गतिमान आवेश आपका उत्पन्न करता है क्या, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। अगर हम बात करें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, उसके बाद अगर बात करें ये आपका वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे अगर बात करें तो सिर्फ आपका उत्पन्न करता है क्या, वैद्युत क्षेत्र। अगर त्वरित गति से गतिमान आवेश है तो आपका ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और फिर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इतना हो गया इंट्रो के बारे में। अब जो फिजिक्स फर्स्ट है उसका जो पहला चैप्टर है वो है स्थिर आवेश, है ना। तो स्थिर आवेश को स्टार्ट करने से पहले तो हम बात करेंगे आवेश के बारे में। बेटा आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश की प्रकृति। तो बेटा क्या है ना, आवेश की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर आवेश को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, दो भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले अगर बात करें दो भागों में बांटा गया है, धनात्मक आवेश, कौन सा, धनात्मक आवेश, और उसके बाद अगर बात करें बेटा तो ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, है ना। अब बेटा एक इसमें एक और हेडिंग होती है आवेशन, के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आवेशन, ये आवेशन शब्द क्या है, आवेशन का मतलब है बेटा कि एक धातु से अगर दूसरी धातु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाए तो वो जो स्थिति है वो कहलाती है आवेशन की स्थिति में। इसका तात्पर्य ये है कि जिस धातु से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, है ना, मान लेते हैं, चलिए इसको एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं। मान लेते हैं दो धातुएं हैं ए और दूसरी धातु है बी। जैसे किसी कंघे को, किसी पटरी को जब हम अपने बाल पे रगड़ते हैं, उसके बाद कागज के टुकड़ों को हम उसके पास ले जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि कागज के टुकड़े उस पटरी या स्केल पर क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो पटरी है वो आवेशित हो गई, पटरी क्या हो गई, आवेशित हो गई। अब ये आवेशित होती क्यों है इस पर हम बात करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि आपके पास दो वस्तुएं हैं ए और बी। कितनी वस्तुएं हैं, दो वस्तुएं हैं ए और बी। अब इनको संपर्क में लाया गया, एक दूसरे पर क्या किया गया, रगड़ा गया। तो क्या होगा कि हो सकता है कि आपके इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन के बारे में हम हाई स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि ए से हो सकता है इलेक्ट्रॉन कहां चले गए हों, बी पर। ए से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चले गए, बी पर। अब देखिए अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी पर चले गए, सोचिएगा, अब यहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई बेटा, कमी। इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है, कमी। और यहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है, अधिकता। क्या हुई है, अधिकता। अब सोचो कि अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है तो यहां पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई है तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा। अब देखो ये आवेशित हो गई, क्या हो गई, आवेशित। पहले इस पर कुछ नहीं था, उदासीन था, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकल के गया, तो इस पर एक चार्ज प्लस का लग गया और इस पर बी पर एक चार्ज किसका आ गया बेटा, माइनस का आ गया। तो इस स्थिति को हम बोलते हैं आवेशन। क्या बोलते हैं, आवेशन। आवेशन का मतलब है आवेशित होना। और आवेशित कब होती हैं, जब उनको हम बाल पे रगड़ते हैं, जैसे किसी आपने की छड़ को हम रगड़े हैं ना। तो ये सब बहुत सारे। अब बात करेंगे कि यहाँ पर कमी और अधिकता के बारे में। जैसे सपोज यहाँ पे देखो, जैसे धनात एक धातु हमने ए ली थी और दूसरी धातु क्या ली थी बेटा, पी ली थी, है ना। इस पर आपका प्लस चार्ज आया था, इस पर आपका माइनस किया। इसको हम थोड़ा सा ऐसे पढ़ेंगे ए। अब देखो यहां से इलेक्ट्रॉन इस पर गया, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो गया, तो इस पर प्लस चार्ज आ गया, इस पर माइनस चार्ज आ गया। अब यहां पर देखो मैंने लिखा था कि यहां पर कमी हुई बेटा, क्या हुई है, कमी।
कमी होने पर तो माइनस चिन्ह आना चाहिए, आपके जहन में आ जाता है कि कमी होने पर क्या आना चाहिए, माइनस। और अधिकता अगर है, अधिकता है तो यहां पर क्या आना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों होता है, देखो कमी का मतलब ये है बेटा, कमी का मतलब ये है कि यहां पर इसके पास कमी नहीं हुई है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, इसने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दिया है। और बेटा देने वाला हमेशा क्या होता है, साहूकार होता है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं, मतलब एक सपोज ऐसे समझिए कि अगर हमारे पास कुछ पैसे हैं और अगर हम किसी को पैसे दे रहे हैं तो हमारे पास हैं, यानी प्लस में हम रहेंगे तभी तो किसी को पैसे दे पाएंगे। अगर पहले से हम ऋण में हो तो हम किसी को कैसे कुछ दे सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव है, यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, कमी, कमी के बारे में लिख रहे थे तो कमी लिखेंगे, हाँ कमी। तो कमी का मतलब है हुई तो आप में कमी है, हुई क्या है, कमी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आपने दिए हैं इसलिए आप किसके अंतर्गत चले जाएंगे, पॉजिटिव के अंतर्गत। ये इलेक्ट्रॉन लेता है यानी ये ऋणी है। आप बैंक से लेते हैं ऋण तो आप माइनस में गए, आपको बैंक ने दिया तो आप किस में हो गए, प्लस में। आपने बैंक में पैसा जमा किया, आप पॉजिटिव हो गए। आपसे ने बैंक से लिया, आप ऋण ऋण में हो गए। तो यही सेम फॉलो होता है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे, देखो एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल के टाइप में पूछता है क्या, कि किसी धातु में, धातु में इलेक्ट्रॉनों 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, की कमी हो जाती है, हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो अभी हम बात आवेश के बारे में नहीं, अभी सिर्फ प्रकृति के बारे में। तो बताइए कमी हुई तो उस पर कुछ चार्ज आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि मैंने बताया ना चाहे कमी हो चाहे अधिकता हो आवेश आएगा ही आएगा। अब बात करेंगे कमी, यहाँ पे हुई क्या है, कमी। कमी का तात्पर्य यह है कि आवेश किसमें जाएगा बेटा, पॉजिटिव में, मतलब वो धातु क्या हो जाएगी, धनात्मक आवेश से प्रेरित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, धनात्मक आवेश से प्रेरित हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। मतलब ये कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो धनात्मक आवेश से प्रेरित होगी। अब अगर कमी की जगह यहीं पर हम ला दें क्या, अधिकता हो जाए बेटा, क्या हो जाए, अधिकता। तो अधिकता होगी तो यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा, ऋणात्मक चार्ज आ जाएगा। तो यहां तक समझ में आ गया है, कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई समस्या है तो वीडियो को पुनः स्टार्ट करके देख लें, है ना। और ये चीजें नोट्स भी बनाते रहें साथ में, ताकि जो है आगे आपको कोई समस्या ना हो। अब बात करेंगे इसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, हम बात करेंगे आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेशों का क्वांटमी क्वांट अरे सॉरी, आवेशों का क्वांटमीकरण। अगर हम बात करेंगे आवेशों के क्वांटमीकरण की, तो आवेशों के जब क्वांटमीकरण की बेटा बात करेंगे तो ये क्वांटमीकरण होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा Q बराबर NE, एक फार्मूला पढ़ा होगा NE। इसको जरा फार्मूले से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर जो N है, N N होता है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब सोचिए कि n आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। लेकिन यहां पे ये तो देखिए कि जब भी इलेक्ट्रॉन यूज किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा नोट के अंतर्गत एक लिखे दे रहे हैं, नोट के अंतर्गत एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं, समझिएगा। नोट, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, स्थानांतरण समझते हैं, अभी तो मैंने बेटा बताया स्थानांतरण।
स्थानांतरण का मतलब होता है, सॉरी, स्थानांतरण का मतलब होता है आवेश का यानी इलेक्ट्रॉन का एक धातु से दूसरी धातु पे चले जाना। बात करेंगे इलेक्ट्रॉनों की स्थानांतरण की, तो इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होता है बेटा, कभी आपने देखा है कि n बराबर आपने 1/2 हाई स्कूल में लिया हो, n बराबर आपने 3/4 लिया हो, n बराबर आपने आधा इलेक्ट्रॉन चला गया हो, 4/3 इलेक्ट्रॉन चला गया हो, 1/4 इलेक्ट्रॉन चला गया, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा तो एक पूर्ण राशि के रूप में जाएगा, यानी पूर्ण, सॉरी, राशि न कहकर पूर्ण संख्या के रूप में जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण स्थानांतरण पूर्ण संख्या के रूप में होता है बेटा। किसके रूप में होता है? पूर्ण संख्या के रूप में होता है, होता है, पूर्ण संख्या के रूप में होता है। अर्थात हम कह सकते हैं जैसे पूर्ण संख्या n बराबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन हो सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण अगर पूर्ण संख्या के रूप में है तो आप Q बराबर n नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए कि जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण n बराबर 1/2 नहीं हो सकता, 3/2 नहीं हो सकता, तो ये आवेशों का क्वांटमीकरण है क्या? तो हम बात करेंगे आवेशों के क्वांटमीकरण की, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण संख्या के रूप में, पूर्ण संख्या के रूप में एक धातु से दूसरी धातु पर इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण संख्या के रूप में, मतलब इलेक्ट्रॉन एक धातु से दूसरी धातु पर जब जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण संख्या के रूप में एक धातु से दूसरी धातु पर चले जाना, ये कहलाता है आवेशों का क्वांटमीकरण। मतलब ये, अगर इसको हमें ऐसे भी लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। आवेशों का क्वांटमीकरण क्या है? हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का एक धातु से दूसरी धातु पे जो जाना है वो पूर्ण संख्या के रूप में होता है। हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का एक धातु से दूसरी धातु में जो जाना है वो पूर्ण संख्या के रूप में होता है, और इसे ही हम कहते हैं आवेशों का क्वांटमीकरण। या दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि आवेशन की स्थिति में इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि आवेशन की स्थिति में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण पूर्ण संख्या के रूप में होता है। क्या होता है बेटा? पूर्ण संख्या के रूप में होता है, और इसे हम कहते हैं क्या? आवेशों का क्वांटमीकरण। तो समझ में आ गया होगा, आवेशन की स्थिति में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण पूर्ण संख्या के रूप में होता है, और ये कहलाता है आवेशों का क्वांटमीकरण। फार्मूला मैंने लिख दिया है, Q बराबर N, जहां पे Q आपका आवेश है, N आपका इलेक्ट्रॉन है, और E क्या है? E है इलेक्ट्रॉनों की, सॉरी, N है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E जो है वो है इलेक्ट्रॉन का आवेश। और इलेक्ट्रॉन पर बेटा आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब आवेश है बेटा, तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। अब ये भी याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन पर, छोटी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, तो हम बात करें इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। कैसा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम बात करें आवेशों का क्वांटमीकरण। क्या है आवेशों का क्वांटमीकरण? हम कहेंगे आवेशन की स्थिति में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण पूर्ण संख्या के रूप में होता है, और इसे ही हम कहते हैं आवेशों का क्वांटमीकरण।
इसके लिए हम फार्मूले का प्रयोग करेंगे, Q बराबर N, जहां Q क्या है, आवेश है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और जो E है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। और जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है बेटा, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और वो भी कैसी, प्रकृति कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। अब हम चलिए इसके बारे में बात करते हैं, इस पर एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि किसी धातु पर 10⁶ इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, 10⁶ इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। तो धातु पर कितना आवेश, कितना आवेश होगा तथा इसकी प्रकृति भी बताइए। इसकी प्रकृति मतलब धनात्मक होगा या प्रकृति क्या होगी, धनात्मक होगा या ऋणात्मक। सबसे पहले अब देखो कमी का मतलब क्या है। कमी सोचिएगा इसको ध्यान से कि कमी का मतलब है इलेक्ट्रॉन किसी को दिया गया है। इलेक्ट्रॉन क्या किया गया है, दिया गया है। बेटा जब इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो उस पर आवेश कैसा हो जाएगा, धनात्मक, है ना। मैंने अभी तो कहा ना, किसी को आप कुछ देंगे तो आप पॉजिटिव में है तभी तो देंगे। मतलब है कि जो आवेश होगा बेटा, आवेश, जो धातु पर आवेश होगा उसकी जो प्रकृति है, आवेश की प्रकृति, आवेश की प्रकृति, है ना, आवेश की प्रकृति कैसी होगी, धनात्मक। कैसी होगी, धनात्मक। उसके बाद अगर हम बात करें कि आवेश कितना होगा, जरा यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। दिया गया है किसी धातु पर 10⁶ इलेक्ट्रॉनों की कमी, यानी ये बेटा क्या है, 10⁶ क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी n बराबर 10⁶। n बराबर कितना हो गया, 10⁶। अब आवेशों के क्वांटमीकरण में एक आपने फार्मूला पढ़ा है, आवेशों के क्वांटमीकरण, आवेशों का क्वांटमीकरण, क्वांटमीकरण में एक फार्मूला आपने अभी पढ़ा है, ध्यान में रखिए। देखो जैसे पहले हम बात करें, यहां पर देखो क्या पढ़ा है आपने, Q बराबर N, तो यही बस फार्मूला लगाना है आपको, Q बराबर N, Q बराबर N। फिर से एक समस्या आ जाती है कि इसमें N तो दिया गया बेटा, लेकिन क्या कहीं पर E दिया गया, नहीं दिया गया। तो हम E तो हमें पता है, E बराबर कितना होता है, E मतलब है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, है ना, 10⁻⁻6 - 19 कूलाम। अब देखो Q बराबर N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया गया, 10⁶ गुणे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हो गया 10⁶। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, है ना। इतना ही तो था बेटा, इज बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यहाँ पे -19। अब देखो यहाँ पर अगर हम गुणा करें तो हो जाएगा 1.6, क्या होता है ना बेटा, इसका इसका गुणा करेंगे, बेस समान है, गुणे में आघाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। लेकिन एक समस्या है कि यहाँ पर जोड़ना तो चाहिए, लेकिन 6 आपका प्लस का है और -19 है, तो यहाँ पे चिन्ह विपरीत है, इसलिए क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 1.6 10⁻19 - 6 कितना बचेगा, 13, है ना। तो माइनस का 13 कूलाम, इतने कूलाम आवेश आ गया। अब देखो कह रहा प्रकृति कैसी होगी, तो मैंने बता दिया कैसी प्रकृति होगी, धनात्मक प्रकृति होगी, धनात्मक प्रकृति होगी।
तो ये यहां तक समझ में आ गया होगा। आवेशों का क्वांटमीकरण समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम बात कर लेंगे। आवेशों का क्वांटमीकरण क्या है? इलेक्ट्रॉन का पूर्ण संख्या के रूप में एक धातु से दूसरी धातु पर चले जाना क्या कहलाता है? आवेशों का क्वांटमीकरण। उसके बाद इसका फार्मूला Q बराबर N होता है। मैंने कई बार इसको लिख दिया है, आप समझ सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो ये पता हो सकना चाहिए कि आवेशन की स्थिति में इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण है पूर्ण संख्या के रूप में होता है। E बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 होता है और Q बराबर N। आपको फार्मूला याद रखना है। अगर इतना समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हम बात करेंगे अगला कॉन्सेप्ट की। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम कह सकते हैं। कूलाम का जो नियम है फर्स्ट ईयर में एक छोटा सा एक कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है जिसको आपने पढ़ा होगा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। गुरुत्वाकर्षण नियम। तो बेटा जो कूलाम का नियम है और जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है लगभग समान है ना? ये मतलब इसमें एक समानता होती है बेटा। समानता जब हम इसके बारे में दोनों में एक अंतर बताएंगे, समानताएं बताएंगे तो उसमें बात करेंगे। लेकिन एक समानता ये होती है कि ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। अगर ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये फार्मूला होता है F बराबर Gm1m2/r²। ये फार्मूला ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला किस बल को बताता है? आकर्षण बल को बताता है। यानी ये जो फार्मूला है ये सामान्यतः पिंडों के लिए अप्लाई किया जाता है। और ये जो कूलाम का नियम है, जो कूलाम का नियम है, इस कूलाम के नियम का जो प्रयोग है हम करते हैं आवेशों के लिए। लेकिन वो भी कैसे आवेश बेटा? स्थिर आवेश। कैसे? स्थिर आवेश। मतलब ये बेटा कि अगर कहीं दो आवेश हो, वो भी कैसे? रेस्ट पोजीशन में यानी विराम स्थिति में। मतलब दो आवेश हो किस पोजीशन में? विराम विराम आवेश हो। दो आवेश है ना, दो आवेश हो स्थिर आवेश, लेकिन होने कैसे चाहिए? विराम पोजीशन में। अब देखो इसमें हम मान सकते हैं कि आपका एक आवेश है Q1, इसी के समीप कोई दूसरा आवेश रखा है बेटा Q2, है ना? एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है। अब अगर हम बात करें इनके बीच की दूरी को, तो इसके बीच की दूरी को हम R लिख सकते हैं बेटा। क्या लिख सकते हैं? R। अब क्या है कि अगर कूलाम का नियम, तो हम थोड़ा सा इसको लिखने की कोशिश करते हैं, आप लोग समझिए। सबसे पहले कूलाम ने क्या कहा? कूलाम ने कहा कि नहीं दो स्थिर आवेशों के मध्य, क्योंकि दोनों आवेश कैसी पोजीशन में होने, किसी स्थिति में स्थिर होने चाहिए। तो हम कूलाम ने क्या कहा कि किन्हीं किन्हीं दो स्थिर आवेशों, ये स्थिर आवेश है ना, रुके हुए, स्थिर आवेशों के मध्य, आवेशों के मध्य, आवेशों के मध्य लगने वाला, लगने वाला बल, लगने वाला बल। और वो बल बेटा आकर्षण बल भी हो सकता है, और कौन सा बल हो सकता है? या प्रतिकर्षण बल होता है, हो सकता है प्रतिकर्षण बल, है ना? तो क्या कहेंगे? किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य, यानी दो स्थिर आवेश हो गए, इनके मध्य लगने वाला बल कैसा? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। दोनों आवेशों के गुणनफल के, दोनों आवेश क्या है? Q1 और Q2। तो दोनों आवेशों का गुणनफल क्या कहेंगे बेटा? Q1
गुणे Q2 अनुक्रमानुपात होता है किसके? F के। तो यही कहा न्यूटन ने, सॉरी गुलाम ने क्या कहा कि नहीं, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के दोनों आवेशों के दोनों आवेशों के क्या हो रहा है? गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है बेटा, अनुक्रमानुपाती होता है, ये बताया कूलाम। अब देखो इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। क्लियर है? अब बात करेंगे सेकंड। फिर कूलाम ने क्या कहा? कूलाम ने कहा किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों का गुणनफल कर दिए, अनुक्रमानुपाती का साइन लगा दिए, F लिख दिए। अब इन्होंने फिर दूसरा कहा, दूसरी शब्दों में यह भी कहा कि उनके बीच की दूरी, यानी दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब इन्होंने फिर कहा कि दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बात करें बेटा, तो अगर इन दोनों को हम जोड़ के लिखें तो यहाँ पे किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है ना, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बताया। अब इसको अगर हम लिखें तो F व्युत्क्रमानुपात 1/r², है ना। अब इसको सिस्टमेटिक ढंग से अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। इसको मैंने अलग अलग तरीके से इसलिए लिखा है कि बाद में दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, बस आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग, बेटा छूट गया था, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो याद रखेंगे। तो उसके बाद देखो यहां पे अगर हम बात करें, इसको हम मान लें समीकरण सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से F अनुक्रमानुपाती। अब यहाँ पे सोचना रहता है बेटा कि ऊपर देखो जो भिन्न होती है वो लिखी जाती है अंश बटे हर, है ना। तो यहां पर जो F है, F सॉरी यहाँ पे बात कर लो थोड़ा सा, जो F है वो उसके सीध में क्या लिखा है, तो उसके सीध में क्या लिखा है Q1 Q2, उसके सीध में Q1 Q2 लिख देंगे, Q1, ठीक है। और दूसरा जो समीकरण है F बटे में लिखा है बेटा ना, तो इसको बटे में डाल देंगे स्क्वायर। क्लियर है? अब अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो F बराबर, और यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा 1/4 पाई और यहाँ पे हो जाएगा Q1 Q2/r²। ये आपका हो गया कूलाम का नियम। ठीक है। अब क्या है बेटा कि मान लेते हैं कि दोनों के मध्य एक परावैद्युतांक रख दिया जाए, दोनों आवेशों के मध्य क्या रख दिया गया, परावैद्युतांक, और उस परावैद्युतांक का मान K है ना। अब परावैद्युतांक के बारे में बात करें, अगर दोनों के मध्य कोई परावैद्युतांक रखा जाएगा तो यहां पर अगर बात करें तो परावैद्युतांक यहां पर हो जाएगा फार्मूला, तो हम लिखेंगे दोनों आवेशों, सॉरी दोनों
आवेशों के, ठीक, व्युत्क्रमानुपाती होता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो परावैद्युतांक तो हम लिख सकते हैं दोनों आवेशों के मध्य, दोनों आवेशों के मध्य, मध्य परावैद्युतांक, परावैद्युतांक के रखने पर, बेटा इसका मतलब है कि परावैद्युतांक का मतलब है कोई कागज रख दीजिए, है ना, कोई कागज के साथ में कुछ भी हो सकता है, कोई धातु हो सकती है, कोई अधातु हो सकती है, कह सकते हैं परावैद्युतांक रख सकते हैं ना, कागज मिट्टी ये सब। अब बात करेंगे जब हम रखेंगे तो यहाँ पर जो नया फार्मूला बनेगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, और इसके बाद आपका परावैद्युतांक हो जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको कूलाम के नियम के बारे में पता चल गया है। तो ये कूलाम का नियम है, एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं कूलाम का नियम क्या है। कूलाम के नियम को स्थिर आवेश के लिए हम लगाते हैं, स्थिर आवेश के मध्य बल ज्ञात करने के लिए लगाते हैं, ये भी कह सकते हैं हम। फिर बात करेंगे कूलाम ने कहा क्या। कूलाम ने कहा कि इन दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F अनुक्रमानुपात Q1 Q2 और F व्युत्क्रमानुपात 1/r²। इसको समीकरण फर्स्ट में सेकंड मानकर दोनों समीकरणों को एक साथ लिखेंगे तो आपको पता है कि जो F के सीध में लिखा है उसको ऊपर लिख देंगे, जो बटे में है उसको नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, ये एक नियतांक है बेटा। ये क्या है, नियतांक। नियतांक मतलब होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, तो नियतांक हो गया। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। अब बात करेंगे दोनों आवेशों के मध्य परावैद्युतांक के रखने पर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ पर आपका परावैद्युतांक भी आ जाएगा Q1 Q2 अपान R²। अब देखते हैं थोड़ा सा कि ये जो फार्मूला आपको मैंने बताया है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R², यहाँ पर K है बेटा, ठीक है। तो अब बात करेंगे यहाँ पर अगर वायु है तो वायु के लिए K का वैल्यू 1 है, क्या होता है, 1 होता है। लेकिन अगर कोई धातु है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। धातु के लिए धातु के लिए K का जो मान है, K का मान वो बेटा इन्फिनिटी यानी अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है है ना, इसको हम ऐसे अनंत होता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद अगर हम बात करें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पर बात करें तो ये हो जाता है 9.0 इंटू 10⁻⁹। अब सोच रहे होंगे इसका मात्रक, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा बेटा, फार्मूले से मात्रक को निकालना सीख लीजिए, क्योंकि अगर कभी भूल जाए तो ऐसा ना हो कि सारा प्रश्न तो आपने सही लगाया है लेकिन मात्रक की वजह से 1-2 नंबर आपका कट जाए। तो इसके लिए हम मात्रक के बारे में जानेंगे, तो मात्रक कैसे निकालते हैं। जैसे लिखा है F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मात्रक निकालना, मात्रक कैसे निकालना, मात्रक को निकालना है, मात्रक ज्ञात करना है, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, ज्ञात करना है, इसको याद रखिए, यहाँ पर नहीं हर जगह Q1 Q2 अपान R²। अब मात्रक आपको किसको चाहिए, 1/4, क्योंकि आपको यहाँ लिखना है ना। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ पर भेज दीजिए R को, तो F और ये इधर गुणे इधर देखिए बटे 1 करेंगे
तो ये यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर, है ना। और Q1 Q2 इसके अपान में आ जाएगा, Q1 Q2 बराबर 1/4 पाई अब ये तो इस साइड में हो गया जिसका हमें मात्रक याद करना है। अब सोच रहे होंगे ये इधर इंटू में क्यों आ गया, बेटा ये होता है ना कि जो बटे में होता है वो भाग होता है, जो ऊपर लिखा होता है वो गुणा होता है। तो जो भाग में होता है जब पक्षांतर करते हैं तो गुणे में पहुंच जाता है, तो हमने एफ के गुणे में लिख दिया, जो गुणे में है वो भाग में आ जाएगा। अब देखो एफ आपका बल है और बल का मात्रक बेटा होता है न्यूटन। क्या होता है? आर, आर इसके पहले हमने पढ़ा है। आर, ये आर थी ना बेटा, ये आर, आर क्या है? दूरी। आर क्या है? दूरी। तो दूरी का जो मात्रक है, दूरी का जो मात्रक है वो मीटर होता है। तो दूरी का मात्रक मीटर। अब सोचिए बेटा कि यहाँ पे स्क्वायर लगा तो मीटर स्क्वायर लगा दो। जो ये बटे वाला चिन्ह है इसको हम कह सकते हैं प्रत। क्या कह सकते हैं? प्रत। तो प्रत हमने लगा दिया। Q1 Q2, Q1 का मतलब है आवेश, आवेश मतलब है कूलाम, है ना। आवेश का मतलब क्या होता है? कूलाम। और कूलाम, यहाँ पे कूलाम कूलाम है तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका मात्रक। इसके मात्रक को हम क्या लिखेंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये हो गया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछा भी जाता है, ये अब साइलेंट नॉट है क्या बेटा? इसके बारे में थोड़ा सा हम बात ही नहीं किए। तो अब साइलेंट नॉट क्या है? वैद्युतशीलता है। अगर सॉरी इसको ऐसे लिखो, तो ऐसे लिखो, अब साइलेंट नॉट, अब साइलेंट क्या है? अब साइलेंट है वैद्युतशीलता। क्या है? वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता। अगर अब साइलेंट नॉट है तो इसे हम कह देंगे निर्वात की, निर्वात या वायु, निर्वात या वायु की वैद्युत निर्वात या वायु की वैद्युत शीलता। उसके बाद अगर हम बात करें निर्वात या वायु, उसके बाद अगर हम बात करें कि निर्वात, ये अपसाइलन नॉट का मात्रक एवं बीमा इंपॉर्टेंट है, मात्रक एवं बीमा। चलिए हम बात करेंगे मात्रक एवं बीमा की, तो इसको हम अगले नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। चलिए बात करें मात्रा, अपसाइलन नॉट का मात्रक एवं बीमा। तो अगर मात्रक निकाल सकते हैं तो बीमा भी निकाल लेंगे, है ना। तो चलो देखते हैं फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो होता है। तो अब क्या करेंगे, हमें एप्सिलॉन नॉट को निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट को हम यहाँ भेज दें तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, है ना। और बराबर हो सकता है Q1 Q2। ये तो बेटा कांस्टेंट के रूप में रहता है 4 पाई, तो इसका ना तो कोई मात्रक ना कोई बीमा, अपान में F R स्क्वायर आप पहले नॉट। ये बेटा कूलाम, आगे इसका मतलब क्या होता है? कूलाम। तो हो जाएगा कूलाम। अब सोचो, ये कूलाम कूलाम दो बार लिखा ना, तो कूलाम स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, कूलाम स्क्वायर बटे एफ, एफ मतलब है न्यूटन। क्या मतलब है? न्यूटन। और आर का मतलब है मीटर, और मीटर का वर्ग है तो मीटर स्क्वायर। तो अब साइलेंट नॉट का जो मात्रक है, मात्रक वो क्या आ गया? वो आ गया बेटा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ आ गया होगा। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखो इसकी बीमा निकालें, तो अगर बीमा निकालना है तो सिंपल सा, आपको मात्रक पता है तो बीमा निकल आएगी, सिंपल सा। अब कूलाम, कूलाम भाई देखो क्यू का जो है वो आवेश है, और आवेश की जो बीमा होती है क्या होती है, तो इसके लिए थोड़ा सा हम आपको हाई स्कूल के एक फार्मूले से जोड़ते हैं। आवेश,
Q बराबर एक फार्मूला आपने पढ़ा है IT, है ना। I जहां पे क्या है, धारा है, T क्या आपका क्या है, समय। अब आपको ये पता है कि I जो है धारा है, और धारा का मात्रक होता है बेटा बीमा में, ये मूल राशि है और बीमा लिखी जाती है A। बीमा में इसको क्या लिखा जाता है, A। और आवेश Q बराबर IC, और ये हो जाएगा आवेश की बीमा, आवेश की बीमा। अब देखो आई एक मूल राशि है ना। तो अब मूल राशि में आई को अगर बीमी संकेतन के अंतर्गत लिखा जाए तो ये फर्स्ट ईयर में बताया जाता है, उसको लिखा जाता है ए। अब यहाँ पे टी समय है, तो इसको हम लिखते हैं कैपिटल टी। तो आवेश की बीमा जो होती है वो क्या होती है, ए टी। तो आवेश आवेश दो बार है, तो हम लिखेंगे ए टी, और कूलाम का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, बटे न्यूटन। न्यूटन मतलब है एफ, और एफ की बीमा आपने पढ़ी है MLT⁻², MLT⁻²। उसके बाद मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर, लिख सकते हैं बच्चों एल स्क्वायर। तो बीमा बराबर अगर आपकी निकली तो क्या आ जाएगी बीमा, देखो ए स्क्वायर तो आपका रहेगा ही रहेगा, है ना। अब टी स्क्वायर ऊपर था, और टी स्क्वायर नीचे से ऊपर और जाएगा, ये माइनस का था ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का। तो टी की पावर दो पहले से था, दो और आ गया, टी की पावर क्या हो जाएगा, फोर हो गया। ठीक है। अब देखो एम ऊपर ले जाएंगे तो एम की पावर -1, क्लियर है। उसके बाद एल यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, तो एल की पावर दो और एक कितना हो जाएगा, तीन। तो एल की पावर तीन तो रहेगा, लेकिन अगर ऊपर ले जाएंगे तो एल की पावर -3। समझ में आया। तो इसको थोड़ा सा अगर सही उसे फॉर्म में, तो थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते, ये भी सही है। के बाद देखिए एम की पावर -1, ए की पावर 2, एल की पावर -3, और टी की पावर ये हो गई बी। यहां तक कूलाम के नियम के बारे में हो गया। अगर किसी को कोई समस्या हो तो वीडियो को बार बार आप रिवाइंड करके बैक करके देख सकते हैं। और